हम उसको बड़ा दिग्गज नेता नहीं मानते। उसका बड़ापन तो जींद में चुनाव हारने के तुरंत ही निकल गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है। हरियाणा की जनता जानती है कि अगर हुड्डा दोबारा मुख्यमंत्री बने तो फिर अकेले रोहतक तक विकास कार्य सीमित हो जाएंगे। कांग्रेस तो 20 से नीचे रहेगी, 20 से ऊपर कहां जाएगी। नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका हरियाणा आज पर। हरियाणा आज का आपको कार्यक्रम याद होगा, खादी खाकी। वो कार्यक्रम है नेताओं को लेकर, ब्यूरोक्रेट्स को लेकर, आईएएस आईपीएस को लेकर। उसी क्रम में नेता हमारे साथ है, भाजपा के नेता, कैथल से भाजपा नेता हैं धीरेंद्र क्योड़क। स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार जी। क्योड़क जी, कैथल से आप आते हैं। कैथल का जब भी जिक्र आता है तो सबसे पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला का जिक्र आता है जी। आप वहां से तैयारी कर रहे हैं जी। आप क्या मानसिक तौर पर पूरी तरह से तैयार है कि रणदीप सुरजेवाला से आपको टकराना पड़ेगा? देखिए, उसको दिग्गज बड़ा नेता पता नहीं कौन मानता है जी, और लोग मानते होंगे। हम उसको बड़ा दिग्गज नेता नहीं मानते। वो कैथल में आया, उसके पिताजी आए हैं, उसी की विरासत उसने खुद संभाली है जी। उसके पिताजी के बाद वो विधायक रहे हैं, उन्होंने चुनाव जीते हैं, परंतु उसका बड़ापन तो जींद में चुनाव हारने के तुरंत ही निकल गया। जींद का उपचुनाव में वो गए, जमानत होते होते बचे हैं वो, तो कैसे बड़ा नेता मान ले हम उसको। ठीक उसके बाद जैसे ही चुनाव होता है विधानसभा कैथल से भी वो विधानसभा चुनाव हार जाते हैं। वो कहता है कि बड़े बड़े ढोल, बड़े बड़ा वो प्रचार करता है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, परंतु कहीं उसका किया हुआ नजर नहीं आया। और कैथल की जनता ने और जींद की जनता ने दोनों ने सिरे से नकार दिया। पता नहीं बड़ा नेता कहाँ है वो। लेकिन धीरेंद्र तो उनके सामने, अगर रणदीप सुरजेवाला को आज कहें कि वो रथ पर सवार है, तो धीरेंद्र क्योड़क तो उनके सामने बिना रथ के दिखते हैं, धनुष बांध लिए। देखिए, ये कुरुक्षेत्र की भूमि है जी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। एक तरफ तो कौरवों की बहुत बड़ी फौज थी, दूसरी तरफ महाभारत में पांडव थे, 5 आदमी थे, फिर भी जीत किसकी हुई? पांडवों की जीत। तो ये धर्म क्षेत्र है, धर्म की लड़ाई है। इसमें बड़ा छोटा मायना नहीं रखता, पैसा मायना नहीं रखता, रथ मायना नहीं रखता। यहाँ तो धर्म क्षेत्र है, धर्म की बात है और धर्म की लड़ाई लड़ी जाती है। और निश्चय ही वो कितना ही बड़ा हो, धर्म की लड़ाई में हम जीतेंगे। लेकिन धीरेंद्र क्योड़क को इतना आश्वस्त कैसे हैं, इतना विश्वास कैसे है कि भाजपा एक छोटे से सिपाही को, एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट देकर सुरजेवाला के सामने लड़ा देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है और मैं उस संगठनात्मक पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में बूथ अध्यक्ष को भी टिकट मांगने का अधिकार है जी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी आपके यहीं कालका से प्रदेश में उपाध्यक्ष रहे युवा मोर्चे को, वीरेंद्र भाई को, उसको टिकट दिया है। मैं भी युवा मोर्चे में प्रदेश उपाध्यक्ष रहा हूँ, एमिनेंट पर्सन रहा हूँ, मैंने सेवा की है। नॉर्दर्न रेलवे की जिम्मेवारी दी, वहां भी मैंने सेवा की है। तो उसमें बड़ा छोटा वाली बात नहीं है। दूसरा, उसका बड़ापन पता नहीं कैसा है कि नहीं है। मेरे परदादाजी औरंगाबाद जेल में रहे 1942 में, देश के लिए स्वतंत्रता सेनानी। अगर बहुत सारे लोग मुझे बाइट में सुनता हूँ भी भाजपा के लोग कहाँ थे, कौन से देश के लिए कुर्बानी दी, मैं उनको कहता हूं कि औरंगाबाद जेल में जाएं, औरंगाबाद से आरटीआई मांगे, पूछ रहे हमारे बारे में, हमारे बुजुर्गों ने कितना बलिदान दिया है। मेरे दादाजी संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, हमने 4 पीढ़ी लगातार संघ और भाजपा में काम किया है। वैसे तो हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक समाज सेवक कार्यकर्ता है, सोशल वर्कर कार्यकर्ता है, और उसी नजर से वो काम करता है। मेरा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख तक बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी इकाई है, बूथ अध्यक्ष तक बनी हुई है। मैं तो अक्सर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अगर हमें आशीर्वाद देती है तो हम उस विकास काम में, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा अंत्योदय, जो अंत में व्यक्ति बैठा है उसका उत्थान करना, पर मेरी एक मंशा है जो अंत्योदय भाजपा का एजेंडा है भी, अंत में जो बैठा है उसका विकास काम करना, परंतु भाजपा की जो अंत की इकाई है पन्ना प्रमुख, उसको साथ लेके उसके माध्यम से विकास काम करवाना, ताकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को महसूस हो कि मैं एक समाज सेवक कार्यकर्ता हूं और मैं
जो अंत में बैठा व्यक्ति है उसका मैं भला करवा रहा हूँ, उसकी मैं सेवा कर रहा हूँ। लेकिन धीरेन्द्र जी, अंत्योदय जनता के लिए लाया गया था, क्या भाजपा के नेताओं के लिए भी अंत्योदय होगा कि आखिरी पंक्ति का जो नेता हो उसको भी चुनाव लड़ाया जाए? आपके अगर कैथल की मैं बात करूं तो बड़े बड़े नेता वहां पर आपसे पहले हैं, क्या आपकी वो दाल गलने देंगे? क्या आपको फ्रंट फुट पर खेलने देंगे? देखिए, बड़े नेता कैथल में मेरे से पहले मैं नहीं मानता जी, क्योंकि ठीक है, कार्यकर्ता है, कोई बड़ा हो, कोई पहले हो, कोई छोटा हो। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ाने का अलग तरीका है। कौन कार्यकर्ता सोशल वर्कर है, कौन निष्ठा से काम करता है, कौन समाज सेवा करता है, कौन कार्यकर्ताओं को लेके और संगठन और सरकार के बीच की कड़ी बन के जनता की सेवा कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी उस आदमी को आशीर्वाद देगी। और देखिए, मैं पक्का नहीं कहता मुझे आशीर्वाद देंगी, ये काम भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेताओं का है। मैं तो अगर मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं निस्संदेह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। और चुनाव भी किसके बलबूते पे? मेरे कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख, हमारे कार्यकर्ता उन्हीं के सिर पे वही चुनाव लड़ेंगे। मैं भी कार्यकर्ता हूं, वो भी कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव धीरेन्द्र केवड़क नहीं लड़ता, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता है। तो कहा जा सकता है कि धीरेन्द्र केवड़क का ग्राउंडिंग मजबूत है, जमीनी हकीकत पे वो खरे उतरते हैं। देखिए, निस्संदेह हम लगातार भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए जनता की सेवा करते हैं। मैं 2002 में दिसंबर में भाजपा का मंडल अध्यक्ष बना। मंडल अध्यक्ष के साथ साथ मैं किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष भी रहा, युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा। 2002 में भाजपा का मंडल अध्यक्ष बने। उसके बाद 3 साल की टर्म होती है। मैं युवा मोर्चे में प्रदेश उपाध्यक्ष रहा 2 टर्म में, किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष भी रहा, अभी मैं एमिनेट पर्सन भी रहा और नॉर्दर्न रेलवे का मेंबर भी रहा। उसके अलावा मेरा एक यूथ क्लब भी है गांव में। हम गांव में सोशल वर्किंग समाज, मतलब पूरी तैयारी आपने कर रखी है जमीनी स्तर पर। निस्संदेह हमने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि हम जनता की सेवा करें, बाकी आशीर्वाद जनता ने और भारतीय जनता पार्टी ने देना है। लेकिन धीरेन्द्र जी, जिनको चुनाव लड़ना है, जिनको विधायक बनना है, वो तो चंडीगढ़ में भी अपना सिपह सलार ढूंढते हैं, दिल्ली में भी अपना कोई ना कोई आला कमान ढूंढता है। तो धीरेन्द्र जी किनकी चमची मारते हैं? देखिए, क्या वो मुख्यमंत्री के करीब है, क्या वो ओम प्रकाश धनखड़ के करीब है, या कोई और तुर्क का पत्ता आपके पास? देखिए, धीरेन्द्र केवड़क माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के भी करीबी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के करीबी है, परंतु मैं इसके साथ साथ एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, मैं करीबी जनता का हूं जी। धीरेन्द्र केवड़क जनता के करीबी है और भारतीय जनता पार्टी जनता से पूछकर टिकट देती है। एक संगठनात्मक पार्टी है, संगठन से विचार करती है भी कौन आदमी भारतीय जनता पार्टी पे खरा उतरेगा, कौन जीतेगा, कौन विचारधारा का व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी का, किसके अंदर जिज्ञासा है जनता की सेवा करने की। उन सभी पहलुओं को देखते हुए चौक चौराहे पे किसकी चर्चा है, कौन आदमी चुनाव जीतेगा, उसी को टिकट देगी। और मेरा तो मानना ही है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे आशीर्वाद देगी। अब टिकट की बात करते हैं तो टिकट जब बटेगी तो वहां पर कार्यक्रमों की फोटो देखी जाएगी, कौन नेता कितना ज्यादा सक्रिय रहा। लेकिन धीरेन्द्र जी तो बड़े चेहरों के साथ मंच साझा करने से बचते हैं, भागते हैं, कहीं ना कहीं दूर रहते हैं, वजह क्या है? देखिए, धीरेन्द्र केवड़क कहीं भी नहीं बचता। मैं एक जिम्मेवार कार्यकर्ता हूं। संगठन ने जहां जिम्मेवारी दी मैं उसको बिल्कुल ईमानदारी से निभाता हूं। मैं युवा मोर्चे में रहते हुए प्रदेश में उपाध्यक्ष था। मैं माननीय मुकेश गौड़ जी के टाइम में मैं 4 जिलों का विभाग प्रभारी था। हमने खूब 4 जिलों में कार्यक्रम किए हैं, कैथल में खूब कार्यक्रम किए हैं, लगातार रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया, कलम पकड़ा दी, एमिनेट पर्सन है भाई, जनता की सेवा करनी है तो हमने जनता की सेवा वहां की है। संगठन ने ड्यूटी लगाई भी, आप नॉर्दर्न रेलवे के हैं, जो रेलवे यूजर है, उनकी कोई समस्या, उनको समस्या को उठाओ और उनका हल करवाओ। हमने वहां जनता की सेवा करने का काम किया है। तो जनता सब जानती है, लोकतंत्र है, जो जनता का सेवक होगा जनता उसी को आशीर्वाद देगी। यहाँ बड़ा छोटा कुछ मायने नहीं रखता। चलिए 2024 की बात कर लेते हैं। 2024 का अगर आज मैं देखूं तकरीबन 1.25 साल बचता है, किस पायदान पर भाजपा को आज देखते हैं? क्योंकि 2014 में आपने कहा अच्छे आपके विधायक आगे, अच्छे नंबर्स आगे, आपने अकेले दम पर सरकार बना ली। लेकिन 2019 आते आते यानी 5 साल के बाद आपकी संख्या घटकर 40 पर आ गई। तो अब कहीं ना कहीं घटते क्रम में भाजपा है, तो 24 में कहां किस पायदान पर खड़ी? नहीं, देखिए, जिस टाइम भारतीय जनता पार्टी 14 में आई थी उस समय काम करने शुरू किए थे, परंतु काम जो फाइल प्रोसेस है चलते चलते हम 2000 चुनाव 19 का हुआ तो कहीं ना कहीं उसमें अभी कंप्लीट नहीं हुए थे, इस काम थोड़े डाउन हुए, विश्वास टूटा। 5 साल में विश्वास टूट गया। मैं बता रहा हूँ कि उसमें कहीं ना कहीं डाउन थे, परंतु वो जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य थे, विकास कार्य, आज सभी पूरे हो चुके हैं।
तो अब क्या ग्राफ बढ़ने वाला है? ग्राफ बिल्कुल बढ़ेगा। 75 पार का नारा लेके आएंगे या मनहूस नारा है उसको बचेंगे? नहीं नहीं नहीं, 75 पार नहीं, हम तो 80 पार की बात करते हैं। अब मतलब बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे क्योंकि हमने 75 पार का नारा इस बार नहीं है। देखिए, हमने कैथल में, मैं कैथल जिले का रहने वाला हूँ जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय हमने बनाया, वहां क्लासें लगनी शुरू हो गई जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव क्योड़क, मेरा प्रॉपर गांव क्योड़क है, गोद लिया हुआ है। वहां पे 125 करोड़ के कार्य विकास कार्य चले हुए हैं। क्योड़क में लाला लाजपत राय पशु विज्ञान केंद्र है, वो सभी यूनिवर्सिटी है, वो लगभग बन के तैयार हो चुकी है। अगले महीने उसमें सभी डॉक्टर्स वगैरह आ जाएंगे। मेरे गांव में लगभग 10,000 पशु हैं, ग्रामीण क्षेत्र है। उसके आसपास जितने भी लोग हैं, पहले उनको पशु ले जाने के लिए कहीं हिसार जाओ, करनाल जाओ, कैथल जिले के लिए भी एक पशुओं के लिए मेडिकल कॉलेज खुला है, वहां पशु का इलाज कराएंगे, अच्छी नस्ल के पशु होंगे। मतलब आपके विधानसभा में खूब काम कराए मुख्यमंत्री जी ने पूरी, आपके गांव को गोद भी ले लिया मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री जी ने खाली क्योड़क और कैथल विधानसभा में नहीं, मुख्यमंत्री ने पूरे हरियाणा का विकास, क्षेत्रवाद से परे हटकर, यही कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्योड़क को गोद लिया, ये मुझे मुख्यमंत्री जी ने, देखिए क्योड़क में 1938 में संघ की शाखा है जी। हर क्योड़क का हर नागरिक उस टाइम संघ का स्वयं सेवक था। माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं सेवक है। मुझे लगा कि धीरेन्द्र जी ने कोई ऐसी घुट्टी पिलाई कि क्योड़क उनका गांव है तो मुख्यमंत्री ने उसी को गोद ले लिया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बड़ा गांव है क्योड़क, और उस गांव में बड़ी अच्छी विचारधारा है जी। देश के प्रति समर्पित है। चाहे भारतीय जनता पार्टी में संघ की शाखा पूरे गांव स्वयंसेवक रहा हो, या गांव क्योड़क में आर्य समाज की वो रहा हो, तो गांव के लोग विचारधारा से हैं। और गांव के लोग 9 लोग लगभग फ्रीडम फाइटर रहे हैं, औरंगाबाद जेल में रहे हैं। जेल में से आने के बाद सरकार इनाम देती है, तमगा देती है, परंतु मेरे गांव का ऐसे नागरिक है, उन्होंने कहा हम देश के लिए गए थे, अपने लिए और इनाम लेने के लिए, अवार्ड लेने के लिए नहीं, ताम्रपत्र नहीं लिया उन्होंने जी। मतलब ये बड़ी बात है अपने आप में, लोग नाम के लिए, मतलब आप लोगों के खून में, आपके संस्कार में है कि नेकी कर दरिया में डाल। चलिएगा, आप तो लगे पड़े हैं, लगातार लगे हुए हैं कि भाजपा 2024 में है, लेकिन आपके पीछे पीछे कांग्रेस भी लगी हुई है, हुड्डा लगे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि राह आसान रहने वाली है? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी 60 पार का नारा दे रहे हैं। देखिए, जब हमने हुड्डा की सरकार थी जी, तब युवा मोर्चा का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष था। हमने पूरे हरियाणा में जन जागरण चलाया था जी, समान रोजगार हमारा अधिकार, और उसी की बदौलत हरियाणा की जनता ने उसको हराने का काम किया। हरियाणा की जनता जानती है कि अगर हुड्डा दोबारा मुख्यमंत्री बने तो फिर अकेले रोहतक तक विकास कार्य सीमित हो जाएंगे। ना तो मोरनी का विकास काम होना, ना पंचकुला का होना, तो ना सिरसा का होना, ना जमुनानगर का, ना फरीदाबाद का, सिर्फ रोहतक का होना, सिर्फ रोहतक का विकास काम होना। तो ये हरियाणा की जनता जानती है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने समान विकास कराया। तो भाजपा, चाहे शिवानी मंडी हो, तो ये भाजपा ये क्षेत्रवाद का डर दिखाकर कांग्रेस को कितने में समेटने वाली? नहीं, हम किसी को डर नहीं दिखाने वाले, हमने रियलिटी में विकास कार्य। लेकिन आईना तो दिखा रहे हैं ना कि क्षेत्रवाद आएगा। हम अगर हुड्डा सरकार आई, कांग्रेस सरकार आई, तो क्षेत्रवाद होगा। देखिए भाई साहब, हम तो सच्चाई बता रहे हैं। बाईपास रोहतक में बनेंगे, करनाल में नहीं बनेंगे, आपके कैथल नहीं बनेंगे। हम तो सच्चाई बता रहे हैं जी, कि अगर आप ऐसे आदमी को दोगे जी बागडोर, तो अकेले विकास रोहतक के होने हैं। हम तो कहते हैं कि आज गरीब आदमी नौकरी लगता है। कितने पर सिमट जाने हैं कांग्रेस? कितने पर सिमट जाने हैं कांग्रेस? तो 20 से नीचे रहेगी, 20 से ऊपर कहां जाएगी? अगर 20 से नीचे कांग्रेस रहती है तो जजपा के लिए 80 आपने कहा, 15 या 10 उनकी मान लेते, तो फिर जजपा के लिए कितनी छोड़ी भाजपा ने? देखिए, वो गठबंधन के साथी हैं और जाहिर तौर पर सुन भी रहे होंगे। दिग्विजय चौटाला बड़ी नजर रखते हैं कि बीजेपी के नेता हमारे गठबंधन के बारे, हमारी जेजेपी के बारे क्या कहते हैं। देखिए, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि हमारा आज गठबंधन है। अगर आप जब चुनावी मैदान में होंगे तब पूछोगे तो मैं जरूर बताऊंगा तो कि उनकी कितनी सीटें आने वाली हैं। तो डिक्लेयर कर दिया 80 आपकी है, 20 से नीचे हुड्डा की रहने वाली है, तो 2-4 सीटें छोड़ी आपने जेजेपी के लिए। नहीं, मैं तो आप ही कह रहे हो, मैं तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चलिएगा, मतलब जब चुनावी मैदान में होंगे तब बताएंगे कितनी सीट किसकी। गठबंधन की मजबूरियां हैं, तो धीरेन्द्र जी कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, कुछ सीटें तो देंगे जेजेपी को लड़ने के लिए। देखिए, जब पार्टी का फैसला है, अगर हाईकमान ने फैसला लिया अलग चुनाव लड़ेंगे, फिर सीटें कहां देंगे?
ये तो 90 की 90 पे हम पूरा ताल ठोक के लड़ेंगे और सभी की सभी सीटें जीतने के लिए लड़ेंगे। जीतने के लिए लड़ेंगे। चलिए, मतलब अभी तो गठबंधन में रहेंगे, चुनाव के वक्त कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। चलिए, अच्छी बात है। स्टेटमेंट शायद आपकी वायरल होने वाली है। आप हुड्डा को कुछ नहीं मान रहे, जेजेपी को आप प्रतिद्वंदी नहीं मान रहे, इनेलो को भी शायद आप परिवर्तन यात्रा है इत्तेफाक रखेंगे उससे, या उसको भी आप पीछे ही करेंगे? कैसे परिवर्तन करेंगे वो समझ नहीं आ रहा। आज हरियाणा का युवा बगैर पर्ची और बगैर खर्ची के नौकरी कर रहा है। नौकरी तो चौटाला साहब ने भी दी थी। कैसे दी थी मैं कुछ नहीं कहना चाहता उसके बारे में, परंतु सारा देश जानता है, मीडिया जानती है कि किस प्रकार रोजगार बंदरबाट हुई है पिछली सरकारों में जी। भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल निष्पक्ष जो योग्य है उसको रोजगार दिया है जी। कोई पर्ची और कोई खर्ची नहीं। आज लीडरों के पीछे भीड़ नहीं लगती जी। आज जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ठीक काम कर रही है, हमें किसी के पीछे लगने की जरूरत नहीं है और हमें हमारा अधिकार मिल रहा है। पूरे हरियाणा की जनता जानती है कि आज मनोहर सरकार में हर नागरिक को उसका अधिकार मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में जब इलेक्शन होगा तो बगैर वोट मांगे हरियाणा की जनता भाजपा को वोट देगी। आपने सभी को अमलिया मेट कर दिया, सभी पर पोचा आपने लगा दिया, लेकिन केजरीवाल से तो आपके मोदी साहब भी घबराए हुए हैं। झाड़ू लेकर केजरीवाल हरियाणा में पहुंच रहे हैं, लगता है कि वो आपको अच्छी टक्कर देंगे। जमानत तो होगी, जब अभी पीछे देखिए हरियाणा में उनके लिए कोई एंट्री नहीं। अब आदमपुर की बात करते हैं कि सबसे बड़ा किला था, सबसे बड़ा सिपे सालार था भजन लाल परिवार, उसको आपने भाजपा में शामिल कर लिया। ये तो आप सत्ता में बैठे हैं। देखिए ये तो भाजपा का विचारधारा अच्छी लगी उन्होंने जी, और उन्होंने अपनी आस्था जिताई भाजपा में, तो भाजपा में आए, उनका स्वागत किया भाजपा ने दिल खोल के और निस्संदेह उससे भाजपा और मजबूत हुई है। और मैं तो तभी तो कह रहा हूँ कि केजरीवाल से कोई खतरा नहीं मानते। मैं तो केजरीवाल से कहा, केजरीवाल तो दिल्ली उलझे हुए हैं। अभी उसका पंजाब जीत लिया उन्होंने, नेशनल पार्टी बना लिया गुजरात के परसेंटेज वोट के दम पे। अभी चुनाव दिल्ली में कह रहा हूँ थोड़ा लेट, और नगर निगम के चुनाव लेट हुए थे। अब चुनाव कराते तो उसको उसमें भी औकात का पता चल जाता। आश्वस्त है आप? अभी आने वाले वो हरियाणा की बात छोड़ो, दिल्ली की चिंता कर ले, केजरीवाल यही काफी है। चलिएगा, आश्वस्त हैं आप 2024 को लेकर? बिल्कुल मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से भी निवेदन करते हैं कि कैसा उनको लगता है 2024 में किसके हाथ में सत्ता की चाबी जाने वाली है और कौन सत्ता से बाहर होने वाला है, क्योंकि 2024 का चुनाव इनेलो के लिए जीवन मरण का सवाल होगा, क्योंकि 20 साल से सत्ता से बाहर है। अगर अगले 5 साल भी उन्हें सत्ता से बाहर रहना पड़ा तो फिर प्राणवायु खत्म हो सकती है, संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ सकती है। जेजेपी के लिए भी ये खतरे की घंटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं गठबंधन में सब चंगा सी ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब देखना होगा कि जब 2024 की बिसात बिछेगी तो भाजपा उसे कौन से खानों में चित करती है या फिर उसे आगे बढ़ने का मौका देती है। लेकिन इतना तय है कि धीरेन्द्र जी कैथल से ताल ठोक चुके हैं। देखिए, मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है जी। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे आशीर्वाद देती है तो निस्संदेह मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हूं। और मैं तो टिकट देगी तब भी भारतीय जनता पार्टी की सेवा करनी है, नहीं देगी तब भी भारतीय जनता पार्टी की सेवा करनी है। झंडा तो नहीं बदल जाएगा अगर टिकट कटती है? अगर मैं झंडा बदलता जी तो ना तो मेरे दादाजी के संस्कार, मेरे परदादा जी के संस्कार मुझे किसी और पार्टी में नजर ही नहीं आती, तो कैसे झंडा बदलूंगा मैं? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी से बाहर गया वो कामयाब ही नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो एक परिवार की विचारधारा है और वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है उसी में ही रहेगा। बाहर जाएगा तो उसका मन नहीं लगेगा, फिर वापसी आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा से बात करने के लिए। सभी आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिएगा, दर्शकों से अब निवेदन मैं करूंगा 2024 की कैसी तस्वीर उनके दिल में है हमें जरूर बताइए और लगातार हरियाणा आज के साथ बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रोग्राम हैं जो जनता को जोड़ते हैं, जो जनता के राजनीति के बारे में बताते हैं। राजनीति की नब्ज पकड़ने के लिए महासंग्राम से लेकर सवाल आज का, पब्लिक रिव्यू जैसे बहुत सारे कार्यक्रम और इंटरव्यू, खादी खाकी का शो और बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू हैं जो राजनेताओं के, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर मुख्यमंत्रियों के इंटरव्यू भी हरियाणा आज आपको दिखाता है। अगर आपने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खादी खाकी के लिए यशपाल गंज।